Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. So today we will discuss exercise 7.2. 7.2 आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी यहाँ पे वैसे कहता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, एंड पे कई थ्योरम्स वगैरह हैं, थ्योरम टाइप हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। शॉर्ट भी आते हैं लेकिन लॉन्ग भी आते हैं इसमें से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज इफ ई एफ एंड एच जी आर इक्वल एंड सिमिलरली ई एच एंड एफ जी आर इक्वल। क्या मतलब? एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज एनी फोर साइडेड शेप। किसे कहते हैं? फोर साइडेड क्लोज शेप, क्लोज फिगर या शेप वगैरह, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है, चार, ये तो चार वर्टेक्स आ गए ई एफ जी एच, लेकिन वो किस तरह से प्लेस हुआ? ई एफ और एच जी आपस में इक्वल है। ई एफ और एच जी मतलब अगर आप अपनी मर्जी का कोई भी ई एफ ड्रा करते, फॉर एग्जाम्पल ये ई और एफ ड्रा कर देते हो, ये आपके पास एक ई आ गया और एक क्या आ गया? एफ आ गया। अगर आप ई एफ का वेक्टर ड्रा करते हो तो क्या होगा? ई टू एफ वेक्टर ड्रा हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि ई एफ एच जी के बराबर है, तो एच जी आपने ऐसा ही लेना है जो कि आपका इसी के इक्वल हो। वेक्टर इक्वल होने का मतलब क्या होता है? वेक्टर में दोनों चीजें आते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो एच जी मस्ट हैव सेम लेंथ विद सिमिलर डायरेक्शन, विद सेम डायरेक्शन है सिमिलर डायरेक्शन। इसका मतलब है एच जी भी आप क्या लोगे? आप कुछ इसी तरह का लोगे जिसमें क्या होगा? लेंथ इतनी ही होगी और उसकी डायरेक्शन भी ये होगी। ऐसा नहीं है कि वो आप इतनी लेंथ का ये ले लो, इस तरह का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी है। तो वेक्टर इक्वल होने के लिए आपका सेम लेंथ होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो आपके पास ये एच हो जाएगा और ये बन जाएगा जी, और ये एच टू जी हमारा वेक्टर आ जाएगा। दोनों इक्वल आ गया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, इसी तरह दूसरी कंडीशन भी ये बता रही है। दूसरी कंडीशन क्या बता रही है कि ई क्या है? ई हमारे पास यहाँ पे आ गया, एच हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ई एच जो है वो आपका वेक्टर किसके इक्वल है? ई एच वेक्टर ड्रा हो गया, वो इक्वल है एफ जी के। एफ टू जी ये भी एक वेक्टर ड्रा कर लो, एफ टू जी। तो ये मैंने वो वेक्टर ड्रा किए जो कि गिवन कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो बनेगा इस कोऑर्डिनेटर का क्या नाम होगा या किस टाइप का होगा? तो हमें नजर आ रहा है किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। ये हमारे पास आ जाएगा पैरेललोग्राम। ये क्या आ जाएगा? पैरेललो। ये कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, सो इट इज अ ई एफ जी एच इज ई एफ जी एच इज अ क्या नाम आ गया? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म होगी। तो यही पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है, व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। ठीक होगी बात। Now in question number 2, use vectors to find the length of diagonals of a parallelogram having adjacent sides these two. ये दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है इस पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह का जिस तरह का हमने पहले बनाया। फॉर एग्जांपल ये मैं बना देता हूं, एक ये साइड, एक ये। ठीक है, इसी तरह ये और इसी तरह यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, हमारे पास कोई नाम तो दिए हुए नहीं है, तो मैं वेक्टर्स के नाम भी दे देता हूँ कि ये वेक्टर नाम दे देता हूँ। समझे, एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये आपके पास क्या आ गया? वेक्टर बी। दो वेक्टर आ गए। तो मैं क्या कहता हूं, इसको ए टू बी, इनके भी नाम दे देता हूं। ये भी ए, ये कैपिटल बी, उसी तरह ये सी हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? डी। वर्टेक्स कॉर्नर्स के भी नाम दे दिए। ए टू बी, ए टू बी एक वेक्टर है। एक टू बी वेक्टर मैंने क्या नाम दिए फिलहाल उसको? ए। ठीक है, इसी तरह बी टू सी एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट होता है साथ वाला। बी टू सी आपके पास क्या आ गया? बी टू सी। एरो पे फोकस करना, इसमें एरो की बहुत गेम है, क्योंकि आपका एरो से आपका जरी सी बात है, वेक्टर है, वेक्टर में एरो मैटर करता है, इसलिए आपका क्या आ गया? वेक्टर बी। अब गौर से देखना है, बी टू सी है तो बी टू सी के इक्वल ही होगा ए टू डी। ए टू डी अगर मैं ये एरो ड्रा करूंगा तो ये भी कितना होगा?
इसी के इक्वल होगा। इसी तरह डी टू सी अगर ड्रा करूंगा तो वो सेम ए के इक्वल होगा, स्मॉल ए के इक्वल होगा। ठीक होगी बात। अब करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज वेक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। डायगोनल हमारे क्या बनते हैं, डायगोनल मैं बना देता हूं वक्ती फिलहाल डिफरेंशिएट करने के लिए ये डॉटेड लाइंस, ये बन गया एक डायगोनल। इसी तरह ये मेरा आ गया है जी दूसरा डायगोनल, और इसमें फोकस किस चीज पे किया हुआ, उसकी सिर्फ लेंथ पे। तो मेंशन किया हुआ है कि डायगोनल की मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए, उसकी मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए। लेंथ मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस एक डायगोनल का भी और दूसरे डायगोनल का भी। और एक पैरेललोग्राम है और ये दो एडजेसेंट साइड से मुझे कैसे पता चला था, ये भी चीज बता दूं। ए और बी जो नाम दिए थे, ये इस तरह से नाम दिए थे कि ए वेक्टर है तो उसके ऑपोजिट साइड तो वो भी इक्वल ही होगी, क्योंकि तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो अगर ये ए टू बी ए है, ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी क्या होगा, ए ही होगा। तो ये तो सेम ही होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते। इसी तरह राइट साइड पे जो है वो आपका बी है और लेफ्ट वाला भी बी है। टॉप और बॉटम वाले दोनों क्या है, ए। तो एक मैंने ए का नाम दे दिया और एक का क्या नाम दे दिया, बी का, एडजेसेंट साइड आ गई। ठीक है, अब मैंने फाइंड क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या गिवन सिचुएशन वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल। इट मींस वी हैव टू फाइंड बी टू डी, ए टू सी कर लो कि ए सी का हमने क्या फाइंड करना है, सिर्फ लेंथ। ए सी वेक्टर की मुझे सिर्फ क्या फाइंड करनी है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है। एक चीज ये पहला डायगोनल बनता है जो पहली डॉटेड लाइन लगाई, ठीक है। ये आप यूं कह लो कि ये आपका फर्स्ट डायगोनल है और ये जो है ये आपका क्या है, सेकंड डायगोनल है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज अब मैंने क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज मैंने फाइंड करनी है दूसरे डायगोनल की लेंथ जो कि बन जाती है डी टू बी। तो डी टू बी मैंने फाइंड करना है दूसरा डायगोनल और उसकी भी सिर्फ लेंथ चाहिए, तो मतलब मुझे डी टू बी की भी लेंथ चाहिए। डी टू बी इस पे एरो लगा दिए, ए टू सी इस पे भी एरो लगा दिए। अच्छा अब ये दोनों किसके इक्वल है, ये स्टेप समझने वाला है। यहां पे ये दोनों हमने फाइंड करने थे। अगर देखा जाए तो हमारे पास ए टू सी ये रिजल्टेंट बनता है ए प्लस बी का। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करूं तो मेरे पास ये ए टू सी उसका रिजल्टेंट आ जाता है। और मुझे ए सी सिर्फ नहीं चाहिए, ए सी का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मतलब मैंने ए और बी को ऐड करना है और उसका क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड। इसी तरह आपका डी टू बी आपका क्या बन रहा है, डी टू बी आपका बन रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी उसका मॉड है। कैसे, ये दो पहले मैं आपको सेपरेट ही बता देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। बस यही इसमें मेन पॉइंट है, ए प्लस बी कैसे बनता है। देखो आपके पास ये क्या है, ए इस तरह का कुछ ए है, इस तरह का आगे क्या है, बी है। ठीक होगी बात। अब ये आपका देखो, ये आपका क्या बनता है, ए और बी का रिजल्टेंट। तो ये आपका क्या होगा, ए और प्लस बी करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा ए प्लस बी का। और ये हमारी जो लेंथ है ये बेसिकली इस फिगर में किसके इक्वल है, ए और सी। तो ए सी लेंथ किसके इक्वल मैंने लिख दिया, ए बी का मॉड। ठीक होगी बात। इसी तरह ए माइनस बी कैसे बनता है, देखो आपका ए किस तरह का है, ए आपका था इस तरह का, ठीक है। बी आपका, अगर बी आपका इस तरह का है, ये अगर आपका बी है जो कि इसके ऊपर की तरफ है, तो माइनस बी किस तरह का, माइनस बी इसका ऑपोजिट होगा। ये अगर बी है तो माइनस बी कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, तो मैं अगर ए के आगे माइनस बी को ऐड करूं, हेड टू टेल रूल आपने बिल्कुल 7.1 में डिटेल में इसके क्वेश्चन भी किए हुए हैं कि ए के आगे मैं माइनस बी लगा दूं, ये अगर लगा दूं ए के आगे ऐड कर दूं क्या, माइनस बी। ठीक है, तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, रिजल्टेंट मेरा आएगा ए के टेल से बी की एड को ज्वाइन कर लूंगा तो ये मेरे पास, इसको स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट। तो ये किस किस का रिजल्टेंट आएगा, ए एंड माइनस बी का, ए एंड माइनस बी का। देखने वाली बात यह है कि ए माइनस बी, यहां पे तो ए माइनस बी आ रहा है, उस फिगर में ये किसके इक्वल बन रहा है, ये दूसरा डायगोनल बन रहा है डी बी। ये किसके इक्वल आ रहा है, डी बी के। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, डी बी
वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, ए माइनस बी। और डी बी का भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो डी बी का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो बात की बात है किस तरह निकालेंगे, लेकिन ये भी बताया कि ए सी कैसे, हाउ ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड हाउ डी बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक होगी बात। तो ये दोनों का रिजल्ट है। अब मैं वन बाय वन दोनों फाइंड करूंगा और उसका मॉड ले लूंगा। पहले मैं ए सी डायगोनल फाइंड कर रहा हूं, मतलब कि ए प्लस बी का मॉड लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूं ए मॉड मॉड ऑफ ए प्लस बी। दोनों की वैल्यू यहां पुट कर लेता हूं। ए और बी क्या है, ठीक है, ए और बी, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं जस्ट समझाने के लिए, आपको बताया था कि किस तरह से ड्रॉ हुआ है, क्या चीज हुई है। ठीक है, अच्छा क्या बना, ए मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी। ए क्या है, ए क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पे। ठीक है, ए इज 2i प्लस जे एंड प्लस बी क्या है, बी इज गिवन एज, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में गिवन है, आई माइनस 3j। ये दोनों गिवन आ गए, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, आई वाला आई के साथ 2i प्लस आई कितना बन गया, 3i। सिमिलरली j माइनस 3j, तो ये बन जाता है माइनस 2j। यहां तक आ गया। तो a प्लस बी का मॉड इज 3i माइनस 2j। मॉड कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में स्टेटमेंट बताई हुई है कि व्हेन कैन वी अप्लाई मॉड इफ i एंड j आर टू सेपरेट पार्ट। जब आपके पास दो x और y बन जाते हैं या i और j सेपरेट हो जाते हैं, तो मॉड उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, जस्ट उसमें अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट के साथ x कंपोनेंट का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर एंड y कंपोनेंट मीन माइनस 2 का स्क्वायर। ये मैंने मॉड अप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्या आंसर आ गया, अंडर रूट 13। सो फर्स्ट ए, ये हमारा पहला डायगोनल, ए सी डायगोनल विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 13। ये मेरे पास एक मॉड, एक डायगोनल की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट डायगोनल था डी बी। डी बी का हमने लेंथ निकालनी थी एंड डी बी डायगोनल इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए माइनस बी। ठीक होगी बात। अब मैं वहां यहाँ पे दोबारा वही काम, पहले ए माइनस बी दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ। ए हमारे पास क्या है, 2i प्लस जे एंड देन माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूं, माइनस बी की वैल्यू क्या है, आई माइनस 3j। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा, 2i प्लस जे एंड माइनस आई प्लस 3j। माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज, आई वाला आई के साथ सॉल्व क्या बनेगा, 2i माइनस आई, कितना बचा, सिंपल 1i बच जाएगा, आई देन j प्लस 3j कितना बन गया, प्लस 4j। इसका क्या है, मॉड। अब मॉड अप्लाई करेंगे क्योंकि मेरा i वाला पार्ट भी सेपरेट हो चुका है और j वाला भी सेपरेट हो चुका है। और मॉड कैसे अप्लाई करते हैं, जस्ट उसी के ऊपर क्या लेते हैं, अंडर रूट और उसकी वैल्यू, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर मीन i का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड y कंपोनेंट इज 4 का स्क्वायर। ये भी मेरा मॉड अप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू क्या बना, अंडर रूट 1 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 17। तो मेरे पास डी बी विच इज द सेकंड डायगोनल, उसकी लेंथ क्या आ गई, अंडर रूट 17। तो एक आपके पास डी बी यहाँ पे सेपरेट मिले, डी बी मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 17। एक ये डायगोनल आ गया और एक ये अंडर रूट 13 ये डायगोनल आ गया। तो दोनों डायगोनल की वैल्यू निकल आएगी। Now in question number 3 part 1 we have to show that 3 points, 3 vertex A, B and C are vertices of right angle triangle। ये vertex होते हैं कॉर्नर, 3 ऐसे कॉर्नर है जो कि हमने बताना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, अब वैसे अगर हम 3 ऐसे कॉर्नर खुद से लें, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ A, B और C। ठीक है, अगर आपके पास 3 कॉर्नर हो तो क्या होता है, आपका राइट एंगल प्रूव करने के लिए क्या तरीका होता है, अगर ये ए बी और सी है,
ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं रैंडम ले रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो लाजमी बात है कि ए बी का एक डिस्टेंस आएगा, एक बी टू सी का डिस्टेंस आएगा और एक डिस्टेंस आएगा ए टू सी का। तीन डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ए टू बी आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे। डिस्टेंस फार्मूला भी बता देता हूँ क्या होता है। ए टू बी, इसी तरह बी टू सी का डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, इसी तरह ए और सी का डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस आ जाएंगे। अब तीन डिस्टेंस आते हैं तो उसमें से सबसे बड़ा डिस्टेंस आप काउंट करते हो एज एन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसकी सबसे बड़ी लेंथ होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज वो आ जाएगी, बाकी एक परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक बेस हो जाएगी। वो अपनी मर्जी की कोई भी रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे एक बेसिक तरीका होता है प्रूव करने का कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा जो बाकी ट्रायंगल होती है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ वो थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगता है। इसलिए कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी है तो आपने जस्ट ये प्रूव कर दो कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो खुद ब खुद राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे सेटिस्फाई होगा? पाइथागोरस थ्योरम इज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। वो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा पाइथागोरस थ्योरम में और उसको सिंपलीफाई करूंगा। अगर मेरे पास, समझो ये पाइथागोरस थ्योरम है, अगर मेरे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके वही राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये खुद ब खुद राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी। तो मुझे उसके लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है तीन डिफरेंट साइड्स की लंबाई है, मतलब लेंथ है। तो मुझे लेंथ निकालनी है या डिस्टेंस है, तो तीनों वर्टेक्स से आप बारी बारी तीन डिस्टेंस निकालोगे तो ये तीनों साइड्स आ जाएंगी। सबसे बड़े वाले के हाइपोटेन्यूज कंसीडर करोगे, बाकी दोनों को राइट साइड पर रखोगे और सिंपलीफाई करके चेक करोगे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, मैंने एबीसी रफ ट्रायंगल बनाई थी, अभी मुझे नहीं पता कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है, इसलिए मैं अभी फिलहाल इसको रफ ट्रायंगल रखता हूं, अभी एबीसी नहीं लिखता। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये हमारी आगे समझो बेस आ जाएगी, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगी एक तरह का परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बनता है। सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। ए बी का डिस्टेंस सबसे पहले, उससे पहले भी डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्योंकि वही अप्लाई करके आप इसकी लेंथ और डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 और सॉरी ये y1 है, x1 नहीं, y1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालो ए बी का। अगर आप ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हो, ए बी का ये डिस्टेंस आ गया, तो क्या लिखोगे? अंडर रूट ए बी, ए के जो पहले वाला लिखा है उसको x1 y1 कह लो। मतलब अगर आप ए बी का निकाल रहे हो ना, तो फिलहाल ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है जी? 0 और 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह बी के क्या है? बी के हैं जी अंडर रूट 3 एंड माइनस 1। तो पहले कोऑर्डिनेट्स के जो दो पॉइंट है उसको कर दो, ये x1 आ गया, y1 आ गया। इसी तरह दूसरे के भी दो पॉइंट्स है x और y, तो इसके कर ले x2 और y2। ठीक है, अब इन दोनों को यहां पे रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? x2 y2, x2 की जगह x2 की वैल्यू वो क्या है हमारे पास? अंडर रूट 3 माइनस x1, x1 क्या है जी? 0, 0, इसका क्या आ गया? स्क्वायर। देन प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है जी? -1, देन माइनस फार्मूले वाला, और y1 क्या है जी? 2, उसका भी क्या आ गया? स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करो, क्या बनेगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे जब स्क्वायर लेंगे कैंसिल, अब आंसर बचेगा 3। ठीक है, ये -1 -2 -3 का स्क्वायर लो तो क्या आ जाता है? 9। ठीक है, अब ए बी हमारे पास सिंपलीफाई करके क्या बचा? ए बी हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट 12। ये मेरे पास एक लेंथ निकल आई है ए बी का मैग्नीट्यूड, इसको मैं कर लेता हूं सेव। ठीक है, ये मेरे पास समझो इक्वेशन 1 का नाम दे दो। सही है, अब इसी तरह आप बी टू सी दूसरा डिस्टेंस निकालोगे। सो बी टू सी के लिए आप बेशक पहले बी के कोऑर्डिनेट लिख लो, वो तो ऊपर लिखे हुए अंडर रूट 3 एंड -1, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? 0 एंड -2।
फार्मूला हमने दोबारा सा किस पे लगाना है, बी टू सी पे। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला में पता क्या होता है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला तो वही है, लेकिन इसमें x1 y1 x2 y2 अब चेंज हो जाएंगे। अब आप क्या कर लोगे, ये कर भी सकते हो चेंज, आगे पीछे भी कर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक पैटर्न रखो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बी टू सी है तो पहले बी रखा हुआ है, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा x1 और ये बन जाएगा y1। इसी तरह c है, c क्या बन गया, ये आपके दूसरे x और y आ गया, तो मतलब x2 और y2। अब x2 माइनस x1, फार्मूला यह था x2 माइनस x1, x2 क्या है जी हमारे पास 0, माइनस x1, x1 कितना है जी अंडर रूट 3, x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया, देन प्लस y2, y2 इज माइनस 2, माइनस y1, माइनस y1, y1 कितना है जी -1, ये बीच में माइनस फार्मूले वाला लगा है, तो क्या बन गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये सिर्फ बचेगा 3। ये नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके क्या बनता है, -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, तो -2 प्लस 1 सॉल्व हो क्या क्या आया, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, -1 का स्क्वायर हो जाता है +1, ठीक है, तो +1 हो गया, ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 एंड विच इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास दूसरी लेंथ आ गई है BC का, BC की लेंथ आ गई है, वो कितनी निकली है 2, ठीक होगी बात। इसी तरह AC भी निकालेंगे, तो AC अब तीसरी चीज हमने निकालनी, ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला उसी तरह लिख के अब A और C में लिख देता हूं। हमारे पास A क्या है जी, जिस पैटर्न पे हम चलते आ रहे हैं, A हमारे पास था जी 0 एंड 2, C क्या था, C ये ऊपर गिवन है 0 एंड -2, ठीक है, तो AC निकालना है, तो A वाले कोऑर्डिनेट्स, पहले वाले को मैं पहले नंबर 1 नाम दे देता हूं x1 एंड y1, दूसरे को क्या नाम दे दिया x2 एंड y2। फार्मूला क्या है, फार्मूला में रिप्लेस करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इज 0 और x1 भी क्या है 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज -2 माइनस y1, ये माइनस फार्मूले का होता है, और ये y1 क्या है 2, 2 का स्क्वायर, क्या बन गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, -2 -4 का स्क्वायर क्या बन गया 16, 16 सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा हमारे पास 4, ठीक है, तो हमारे पास AC क्या निकला है, AC का मॉड इज इक्वल टू 4, एक हमारे पास आया है 4, ठीक है, एक हमारे पास आया है 2, एक 4 आ गया, एक हमारे पास आ गया 2, और एक हमारे पास आया है जी अंडर रूट 12, ये इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2 और तीसरी इक्वेशन नंबर 3। काम हमने क्या करना था, इसमें से आइडेंटिफाई करना था सबसे बड़ा कौन सा है, वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बाकी दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, सबसे बड़ा यहाँ पे AC है, उसकी वैल्यू 4 है, अंडर रूट 12 नहीं है। अंडर रूट 12 अगर आप कैलकुलेटर पे भी निकालोगे तो अंडर रूट 12 आपका 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अंडर रूट 16 क्या होता है, अंडर रूट 16 होता है 4, तो अंडर रूट 12 लोगे तो वो उससे छोटा आंसर निकलेगा। तो यहां से आपका क्या पता चल जाता है कि AC जो है वो आपका बेसिकली क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब मैंने ये सारा कुछ पाइथागोरस थ्योरम में पुट करना है ताकि वो मैं चेक कर सकूं, ठीक होगी बात। सो AC हमारा हाइपोटेन्यूज आया, जिस तरह के 4 आया, सबसे बड़ी लेंथ हमारी 4 थी तो इसलिए हाइपोटेन्यूज नाम दिया। बाकी दो जो बचे हैं AB और BC, इसमें हम अपनी चॉइस, हम किसी एक को परपेंडिकुलर कह रहे हो और किसी एक को बेस कह लो, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को जो मर्जी रख लो, इससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। और ये चीजें हमने खुद से सपोज की है, ठीक है, खुद से हमने अज्यूम किया है, इससे ये हमने खुद जस्ट इसको कहा हुआ है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया क्योंकि बड़ी लेंथ थी, ठीक है, और बाकी दो आपके खुद से। ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन गया कि AC मतलब एक A आ गया और AC क्या बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक होगी बात। और B आपका यहाँ पे आ गया, समझो ये B आ गया और ये आपका क्या आ गया
बी सी आ गया। तो ये आपके पास ए सी हाइपोटेन्यूज एंड ए बी इज बेस एंड बी टू सी इज परपेंडिकुलर। ठीक होगी बात। अब ये नाम इसलिए दिए, हमने प्रूव क्या करना है, हमने इसमें प्रूव करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं वर्टेक्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने जस्ट पुट कर देना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये हमारा था हाइपोटेन्यूज, ये हमारा था बेस, और ये हमारा था जी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पुट कर देंगे हाइपोटेन्यूज मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 12 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 2 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो क्या बन गया हमारे पास, 4 स्क्वायर इज 16, ये से कैंसिल, कितना बच गया सिर्फ 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16, 16 इक्वल्स टू 16। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट दीस द गिवन वर्टिसेस ऑफ द गिवन vertices are vert vertices of right triangle। ठीक होगी बात। जो गिवन वर्टिसेस दिए हुए मतलब कि ए बी सी जो दिए हुए वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। Now in second part we have to prove that A, B, C given vertices are vertices of isosceles triangle। Isosceles triangle कौन सी होती है, हमने पढ़ा वैसे पहले। isosceles triangle होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, टू इक्वल साइड्स, ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स। इसका मतलब यह है लेंथ वाइज आपने दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। अब ए बी सी तीन कॉर्नर है, ये समझो हमारे पास कोई ए बी सी आपके पास एक तरह के तीन कॉर्नर है, तो आपने सिंपल ये प्रूव करना है कि कोई दो साइड्स इक्वल है। यहाँ पे जिस तरह नजर आ रही है कि ये दो आपस में इक्वल लग रही है। तो इस तरह से कैसे चेक होगा, सिंपल तीनों डिस्टेंस निकालोगे, ए टू बी डिस्टेंस निकाला, बी टू सी डिस्टेंस निकाला, सी टू ए डिस्टेंस निकाला, तीन डिस्टेंस निकालेंगे, उन तीन में से दो अगर इक्वल आ गए और एक अनइक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। और अगर यही ट्रायंगल अगर वो देते हैं क्या आप इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करो, तो देन क्या होगा, तीनों ही डिस्टेंस आपके इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला लिख भी देता हूं, पहले भी हम यूज कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया। अब आप डिस्टेंस फार्मूला 1 बाय 1 तीनों पे लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला मैं इसको लिख देता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम मॉड का साइन बी यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला ए बी के ऊपर जब लेंगे तो ए जो कोऑर्डिनेट है, अब यहाँ पे अगर ए कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है 3,1 और बी क्या है जी -2 एंड -3। तो ए पहले लिखा हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट आप नाम दे दोगे x1 y1 आगे, ठीक है, और इसके नाम दे दो x2 y2। ये अपनी आसानी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके 1 और उसके 2 ही होंगे, लेकिन अपनी आसानी के लिए बता दो। जो पहले लिखा हुआ है उसके 1 कर लो x1 y1 और बाद बी वाले क्या क्या कर लो x2 y2। तो यहाँ पे आप पुट कर दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 इज क्या वैल्यू है x2 की -2, x2 माइनस x1 क्या है जी, x1 इज 3, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस देन प्लस y2 क्या है -3, y2 इज -3, फिर ये बीच वाला माइनस, फिर y1 क्या है जी 1, y1 इज 1, y2 माइनस y1 का क्या आ गया होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया तो क्या बनेगा, अंडर रूट हमारे पास -2 -3 का होल स्क्वायर तो -5 होल स्क्वायर, 5 होल स्क्वायर कितना बना 25। सिमिलरली -3 -1 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो प्लस क्या आ गया 16। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास डिस्टेंस निकला है ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 41। इसको आपने सेव कर लिया, एक ब्लॉक लगा दे, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा बी और सी पे लगा देते हैं, ठीक है, बी टू सी
बी टू सी लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फार्मूला तो वही है x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लेकिन अब x1 x2 और y1 y2 चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास b क्या है हमारे पास, b के कोऑर्डिनेट है -2 -3 और c के कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 2। ठीक है, अब b पहले लिखा हुआ है, ये हमारे पास आ गए हैं बेसिकली x1 y1 पहले वाले कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास बाद वाले आ गए हैं तो x2 y2। ठीक होगी बात, यहां पुट करते हैं x2 माइनस x1, फार्मूला यही पुट होगा, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज होगा, बी सी के लिए भी, फिर आगे ए सी के लिए भी वही यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला ही। अच्छा x2 माइनस x1, x2 क्या है जी, यहाँ पे नजर आ रहा है x2 इज 2, 2 माइनस x1 क्या है -2, ये माइनस फार्मूले वाला है, और x1 की वैल्यू किसके इक्वल है -2 के इक्वल, तो ये लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी, y2 इज 2 माइनस y1 क्या है -3, उसका क्या लिख दिया होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 क्या आ गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या क्या बना अंडर रूट 16 प्लस 25, ये भी दोबारा से क्या आ गया इक्वल आ गया, बी सी का मॉड इक्वल आ गया है अंडर रूट 41। तो इसका मतलब है दो साइड्स तो इक्वल आ गई हैं। क्या मैं यहीं पे लिख सकता हूं कि भाई दो साइड इक्वल आ गई हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, नहीं यहां पे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपकी तीसरी साइड भी इन केस आ जाती है अंडर रूट 41, वो तो फिर तीनों साइड इक्वल होगी, तो फिर वो इक्विलेटरल बन जाएगी, आइसोसेलेस तो नहीं रहेगी, इसलिए हमें तीसरी भी निकालनी पड़ेगी। ठीक होगी बात, तो तीसरी निकालेंगे, तीसरी के लिए भी वही फार्मूला सेम लिखेंगे, दोबारा से ए सी, ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, ए सी निकाल लो। एक और चीज बताऊं, अगर आप सी ए निकालते हो वो भी यही आएगा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी विल बी एज इट इज फ्रॉम सी टू ए। ठीक है, विल बी सेम, वो दोनों का सेम होगा, ए टू सी निकालो या सी टू ए निकाल लो। बहरहाल फार्मूला क्या है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि x2 x1 है क्या। सबसे पहले हमारे पास ए और सी यूज हो रहे हैं, ए हमारे पास है 3 1 और सी क्या है, सी हमारे पास है 2 और 2। ए के कोऑर्डिनेट पहले लिखे हुए तो इसके नंबरिंग कर देते हैं, ये आ गया x1 एंड y1, ये हमारे पास आ गए ए के कोऑर्डिनेट x1 इज दिस वन एंड y1 इज दिस वन। सिमिलरली ये हमारे पास बी के आगे x2 एंड y2, तो x2 वैल्यू क्या आ गई 2 और y2 की भी क्या आ गई 2। अब क्या लिखेंगे ए सी का मॉड, ए सी क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब 2 माइनस x1 मतलब 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 एंड y1 इज 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सॉल्व हुआ तो अवल से सॉल्व करके क्या बन गया अंडर रूट 2। तो यहां से क्या नजर आ रहा है दो साइड्स इक्वल आई हैं। ठीक है, ये 3 आया ना, दो साइड की वैल्यू क्या आई है अंडर रूट 41 और एक तीसरी वाली क्या आ गई अंडर रूट 2, डिफरेंट आ गई है, दो साइड्स इक्वल हो तीसरी डिफरेंट हो तो क्या हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो दिस इंप्लाइज दैट द गिवन vertices are, this implies that A, B and C जो भी दिए हैं, साथ वर्टेक्स लिखना जरूरी नहीं है, A, B and C are vertices of isosceles triangle, ये तीनों क्या है isosceles triangle के वर्टेक्स। ठीक होगी। Now question number 4. The position vector of point C and D are this. दो पोजीशन वेक्टर दिए हैं, एक ये वेक्टर है ठीक है और एक ये वेक्टर है, दो पोजीशन वेक्टर है रिस्पेक्टिवली, मतलब जो C पॉइंट पे है वो पहले वाला है और D वाले के लिए ये बाद वाला है। ठीक है, पहले वाले पॉइंट के लिए पहला वेक्टर है, दूसरे के लिए दूसरा वेक्टर है। ठीक है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग C and D इन द रेशियो दिस इंटरनली।
ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये, अब वैसे इसकी पूरी डेरिवेशन है इंटरनली किस तरह से होता है, इवन के इस क्लास में आपका इंटरनली है, ये आगे आपके जब हायर क्लासेस में जाते हो तो फर्स्ट ईयर में आपका ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों के फार्मूलाज भी हैं, दोनों की डेरिवेशन भी है। बहरहाल जितनी हमारे इस लेवल के लिहाज से जरूरत है उतना ही सर बताऊंगा। फाइनल फार्मूला डायरेक्टली जस्ट हम इसमें यूज करेंगे, कोई डेरिवेशन में जरूरत नहीं पड़ती, वैसे पीछे बेसिक पूरी एक डेरिवेशन होती है किस तरह से बनता है, लेकिन फिलहाल हम अपनी डिमांड के मुताबिक चलेंगे जो चीज हमें जरूरत है। डायरेक्टली अगर इंटरनली आपका आ जाए रेशो वाला क्वेश्चन है तो एक ही रेशो फार्मूला है, ठीक है। रेशो फार्मूला के लिए पोजीशन वेक्टर के लिए फार्मूला है, पोजीशन वेक्टर अगर आपने फाइंड करना हो पोजीशन वेक्टर, एक ही चीज फाइंड करनी है। देखो हमें क्या कहा हुआ है, पोजीशन वेक्टर, और वो भी कौन सा केस है, इंटरनली। इंटरनली वाला केस जो होता है ना उसमें फार्मूला में प्लस आता है और एक्सटर्नली में माइनस आता है। आपके डेरिवे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं है और पीछे जो थ्योरी लिखी है उसमें भी सिर्फ इंटरनली वाला ही केस है, तो वही आंसर करेंगे। पोजीशन वेक्टर पहली बात है डिनोट किससे कर रहे हैं, आर से करते हैं, इज इक्वल टू, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो यूज की बुक में नोटेशन में फिलहाल वही लिख रहा हूं कि आर से डिनोट हो गया, और उसका फार्मूला ये है कि आपका एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अब इसमें एम ए बी वगैरह क्या है, जो फर्स्ट वेक्टर होगा, जो वेक्टर दिया होगा इसमें, वो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए। सेकंड वेक्टर उसको नाम दे देंगे वेक्टर बी, ठीक है। उसी तरह दो रेशो दी होंगी, जो रेशोज दी होंगी, फर्स्ट रेशो क्या हो जाएगी एम और सेकंड रेशो क्या हो जाएगी एन। तो वैल्यूज हमारे पास क्या है, बेसिकली एम रेशो एन इज एक्चुअली 2:3, ठीक होगी बात, ये मेरे पास 2 है, 2:3। तो m की वैल्यू क्या आ गई 2 और n की वैल्यू क्या आ गई 3। m और n की वैल्यू आ गई, पीछे क्या रह गया a और b। a और b वो ऊपर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारा a हो जाएगा, a इज 3i प्लस 2j एंड वेक्टर b इज i माइनस 4j। जस्ट आपने इस तरह से फार्मूला को नाम देना और फार्मूला में पुट कर देना, और कुछ भी नहीं है। वैसे एक एडिशनल चीज बता रहा था कि जो एक्सटर्नली आता था उसमें बीच में माइनस आता था, बाकी इसी तरह से होता, ठीक है। थोड़ा सा बस फार्मूला का डिफरेंस होता है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं होता। आपने जैसे यहाँ पे कुछ कर देना है, और फार्मूला किस तरह से याद रख सकते हो कि ऑल्टरनेट है, जो m है m के साथ जो पहली रेशो है, पहली रेशो के साथ बाद वाला वेक्टर है, फिर बाद वाली रेशो के साथ पहले वाला वेक्टर है, ठीक है। तो मतलब ये क्रॉस में है वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे तो पोजीशन वेक्टर फाइंड हो जाएगा, r विल बी इक्वल्स टू m। m की वैल्यू क्या है जी, m इक्वल्स टू 2 इनटू पोजीशन m पुट कर दिया, और उसके साथ उसी का बी वेक्टर हमारे पास क्या है i माइनस 4j, यहां से मैंने पुट कर दिया। देन प्लस n की वैल्यू क्या है 3, और a वेक्टर फर्स्ट वाला वो क्या था 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय m प्लस n। m इज 2 प्लस n इज 3। समझा की बात। तो जस्ट फार्मूला याद रखो और उसमें आपने वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2i माइनस 8j प्लस 3 इंटू 3 9i प्लस 6j डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसको और सिंप्लीफाई करो तो i वाला i के साथ 2i प्लस 9i कितना बन गया 11i। और इसी तरह माइनस 8j प्लस 6j, माइनस 8 प्लस 6 कितना हो गया माइनस 2j डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 5। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, यहाँ पे बेशक नीचे लिख लो पोजीशन वेक्टर r विल बी इक्वल टू 11i डिवाइडेड बाय 5, इसके साथ सेपरेट, एंड माइनस 2j डिवाइडेड बाय 5 इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। Now in question number 5, if m is a midpoint of xy, xy एक वेक्टर है, ठीक है। अब यूं कर लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास है एक x आ गया, ये y आ गया, और xy ये एक मेरा क्या ड्रा हो गया x to y, एक वेक्टर ड्रा हो गया x to y, ये एक वेक्टर आ गया। एंड x क्या है, x की वैल्यू भी दी है, x के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, x के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 और 3, और y
के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो अननोन है, y हमारा वेरिएबल की फॉर्म में दिया है, y के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, ठीक है। और मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 2,4। तो ये सिचुएशन है कि एक एक्स वाई वेक्टर है जिसमें एक एंड भी पता है, दूसरा एंड फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी दिया, ठीक है। तो सिंपल मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओगे। मिड पॉइंट का फार्मूला आप 9th में ही पढ़ चुके हैं कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। मिड पॉइंट फार्मूला इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, दोनों के x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x ये मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। मिड पॉइंट का मतलब है ये हमारे पास, अगर इसको यूं लिखें, मिड पॉइंट हमारा, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट हमारा वैसे दिया हुआ क्या है, मिड पॉइंट हमारे पास ये m दिया हुआ है, m जिसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए हैं, इसको यूं मैं लिख देता हूं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे हुए 2,4। मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू m एंड हुज कोऑर्डिनेट इज 2,4, और वो किसके इक्वल है, m लिखो या ना लिखो 2,4 भी सिर्फ लिख लो वो भी ठीक है। वो किसके इक्वल है, उसका ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ, ये जो आगे सारा लिखा हो ना, ये सारा इसका क्या है फार्मूला। अब समझने वाली बात क्या है, मिड पॉइंट तो हमें पता है 2 और 4 है, ठीक है, लेकिन x1 x2 y1 y2 क्या है, फिगर से देखो तो आपके जो एक एंड होता है उसको आप उसके कोऑर्डिनेट कह देते हो x1 y1 आगे, और दूसरा एंड जो होता है जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता x2 और y2, ये मेरा एक एंड आ गया, ये मेरा एक और दूसरा एंड आ गया, और ये मेरा क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया, ये मेरा क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया। तो जस्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2 4, ये तो इजी है 2,4, यहाँ पे इस तरह लिख लेता हूँ इक्वल्स टू x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू क्या है एक एंड -1 प्लस x2 ऊपर लिखा हुआ है, x2 किसके इक्वल है, वो सिंपल x के इक्वल है, प्लस सिंपल x -1 था सॉरी -1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू y1 नीचे के वन है, ये वाला y1 आ गया, किसके इक्वल है 3 प्लस y2 किसके इक्वल है, y2 इज इक्वल टू सिंपल y एंड होल डिवाइडेड बाय 2। यहां तक आ गया। आपने फाइंड वैसे क्या करना है, फाइंड हमने यही y फाइंड करना है, ये वाला जो एक एंड दिया ये वाला y फाइंड करना है। ये फाइंड करने का मतलब है इसके दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, स्मॉल x और स्मॉल y। तो जस्ट दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको कंपेयर कर लोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तो x वाला x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका x कंपोनेंट क्या है, इसका x कंपोनेंट है सिंपल 2, और इसका x कंपोनेंट क्या है ये पूरा, तो ये x कोऑर्डिनेट x के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसका y कंपोनेंट इसके y कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग वी विल गेट 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया इसके इक्वल। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हमारा बनेगा, 2 को उधर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू -1 प्लस x, और -1 उधर जाके क्या हो गया +1, तो 4 + 1 5, तो x इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास निकला है एक कोऑर्डिनेट। इसी तरह y अगर कोऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 4, y कोऑर्डिनेट इज 4 दिस वन लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये पूरा है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इसको मल्टीप्लाई करो 2 4 जार 8 इज इक्वल टू 3 प्लस y, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 - 3 क्या बना y इक्वल टू 5। इसका मतलब है x भी क्या आ गया 5 और y भी क्या आ गया 5। तो हमारे पास x और y यही हमारा क्या था दूसरा y कोऑर्डिनेट था। y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल था, कैपिटल Y किसके इक्वल था, y x एंड y, तो कैपिटल Y किसके इक्वल आ गया इज इक्वल टू 5 एंड 5, यही हमें फाइंड करना था। Now in question number 6, if two vectors OA and OB are given, find point trisecting the join of A and B. A और B को ज्वाइन करे तो उसका पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन निकालना है। सबसे पहले तो उसको ग्राफिकली या एक फिगर बनाएंगे, उससे चीजें समझ आएगी। दूसरी चीज ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 वाला रेशियो फार्मूला भी यूज होगा,
ठीक है, रेशियो फार्मूला का उसका थोड़ा बेसिक आइडिया भी हो जाएगा फिगर से, क्योंकि ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्टली डाटा दिया था, पुट किया था, कोई उसकी फिगर बनाया नहीं थी, ना कोई इसका बैकएंड देखा था कि किस तरह से बना है, तो उसका भी कुछ हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज मिसिंग है, वो ये है कि पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे, पॉइंट्स आएगा। जो ट्राइसेक्टिंग होते हैं, ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ट्राइसेक्शन के लिए कम से कम दो पॉइंट का होना जरूरी होता है। किस तरह से? सबसे पहले ये क्वेश्चन के मुताबिक डाटा ड्रा करते हैं। ओ ए आपके पास एक वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास है एक पॉइंट ओ, ठीक है, एक पॉइंट आपके पास आ गया ए। इसी तरह ओ बी, एक पॉइंट बी भी ले लो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये इसको ओ का नाम दे दिया, इसको अभी बी का नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया, इसको बी का। सो ओ ए वेक्टर विल बी ड्रॉन फ्रॉम ओ टू ए। ये मेरा क्या होगा, ओ ए वेक्टर। और ओ ए वेक्टर का मतलब है ये ओ ए किसके इक्वल है, माइनस आई प्लस 3j, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, माइनस आई प्लस 3j, ये वेक्टर इसके इक्वल है। इसी तरह ओ बी, ओ से भी एक और लाइन ड्रा कर दोगे, ओ बी किसके इक्वल है, 6i प्लस 2j, ठीक है। दो वेक्टर ड्रा कर लिए। अब क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन में बात हो रही है ए बी वेक्टर की। इसका मतलब है एक चीज हमें क्लियर होगी, हमने जो जो फाइंड करना है वो किससे रिलेटेड है, ए टू बी वेक्टर, इससे रिलेटेड चीजें फाइंड करनी है। लेकिन ये नहीं कहा हुआ कि ए बी वेक्टर फाइंड करें, वो होता तो फिर तो इजी हो जाता है, टू डे रूल से बस दोनों को ऐड करके अब कर लेते हैं। लेकिन फाइंड इसमें करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस, पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग ए बी। ए और बी को ट्राइसेक्ट कर रही हो। ट्राइसेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ट्राइसेक्ट से पहले बाइसेक्ट दे देते हैं कि अगर आपके पास एक लाइन है ए और बी, उसका एक बाइसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। बाइसेक्टिंग होता है ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर पे हो, जो बाइसेक्ट कर रहा हो। बाइसेक्ट दो वर्ड से निकला, देखो बाय होता है दो, और सेक्ट का मतलब होता है काटना। तो ऐसी जगह से जो दो बराबर हिस्सों में कट कर रहा हो, तो ये इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके इधर और इधर दोनों इक्वल पार्ट्स बनेंगे, जितनी इधर लेंथ है उतनी इधर लेंथ है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे टिक लगाया, ये जो टिक दो तीन लगाए, ये आपका इसका पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे लाइन को। इसी तरह पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्या होगा, ट्राई होगा तीन, सेक्ट का मतलब होता है काटना। तो तीन इक्वल पार्ट्स में अगर एक लाइन है, ये लाइन है मेरे पास, इसके मैंने तीन हिस्से बनाने हैं। मैंने क्यों यहाँ पे एस का वर्ड ऐड किया था, प्लूरल ऐड किया था, मतलब दो पॉइंट्स का बताया था, उसकी भी वजह पता चल जाएगी। अगर मैंने इस लाइन के तीन बराबर हिस्से बनाने हैं, तो तीन बराबर हिस्सों के लिए मुझे इसको कम से कम दो जगह से काटना पड़ेगा। एक मैं यहां से काट देता हूं, एक यहां से काट देता हूं, तो मेरे पास ये समझो तीन हिस्से जो बन गए हैं, एक पार्ट ए, पार्ट बी और सी, तीन इक्वल हिस्से बन गए। लेकिन ये इससे बनने कैसे, जब मैंने उसे दो जगह से काटा। तो एक जगह से काट के मैं तीन हिस्से नहीं बना सकूंगा, एक जगह से काटूंगा तो दो हिस्से बनेंगे, दो जगह से काटूंगा तीन बनेंगे, इसी तरह तीन जगह से अगर मैं काटूंगा तो चार हिस्से बनेंगे। तो एक ज्यादा पार्ट बनता है जितनी जगहों से कट किया, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या चीज क्लियर हुई कि मुझे अगर ए बी वेक्टर जो कि यहां से है, ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक आ रहा है, उसका पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन निकालने हैं, तो एक पॉइंट कहीं यहां पे होगा और एक पॉइंट यहां पे कहीं होगा। ये दोनों मैंने पॉइंट निकालने हैं। ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो कि तीन बराबर हिस्से इस पूरे वेक्टर के बना रहे हैं, ठीक है। एक हिस्सा इस तरफ आ गया, ये ऊपर आ गया, एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ये तीन हिस्से बन जाएंगे जो कि तीनों इक्वल आपस में होंगे। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, एक ये पॉइंट फाइंड करना है और एक ये पॉइंट फाइंड करना है। तो इसमें बुक में भी इवन मिस्टेक है, बुक में भी पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन लिखा हुआ है, एक पॉइंट पूछा हुआ है, आंसर भी एक का लिखा हुआ है, दोनों का नहीं निकला, हालांकि दो निकलता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूं। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल जो पॉइंट ये है, ये ऊपर वाला पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं पी का, ये पॉइंट पी नाम देता हूं। और जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं क्यू का, ठीक है। ये दो असल में पॉइंट है जो हमने फाइंड करने, एक को मैंने पी का नाम दे दिया और एक को नाम दे दिया क्यू का, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये समझाने के लिए जैसे बनाया था,
ठीक है। अब मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना है, यही P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, P के भी फाइंड करने हैं और Q के भी। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली यह है कि अगर आपने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो वेक्टर में फाइंड करता हूं OP, क्या बनेगा, OP मेरा बनेगा O से P वेक्टर, ओ से पी वेक्टर अगर ड्रा करें तो ये बनेगा। ठीक है, पहले मैं ओ से पी वाला समझा देता हूं, फिर ओ से क्यू वाला समझेंगे, क्योंकि दोनों समझ आएगी नहीं। अगर मैं ओ पी वेक्टर फाइंड कर लूं, अगर मैं ओ पी वेक्टर फाइंड कर लूं, फॉर एग्जांपल मैं ओ पी वेक्टर फाइंड कर लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं जी 3i+4j, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अगर ये दो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो इन कोऑर्डिनेट्स को ही मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूं, 3,4 यही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पी वेक्टर के। ये पहले आ जाएगा 3 और फिर क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब यह है कि मैंने अगर ओ पी वेक्टर निकाल लिया तो वेक्टर से मैं उसके पॉइंट भी बता सकता हूं। तो मैं ये पॉइंट जो फाइंड करूंगा, पी के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा, वो मैं इसी तरीके से फाइंड करूंगा कि मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं ओ पी वेक्टर फाइंड करूंगा और फिर जो कोऑर्डिनेट्स दोनों आ जाएंगे वही हमारे इसके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होंगे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में ओ क्यू फाइंड करूंगा, फिर उसके भी वही रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक होगी बात। तो मैं यहाँ पे फाइंड पहला काम जो कर रहा हूं वो मैं करूंगा पॉइंट ओ पी फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, ओ पी वेक्टर फाइंड करूंगा। अच्छा, ओ पी अब किसके इक्वल होगा, जो आपने ओ पी अगर आप गौर से देखो तो पी पॉइंट जो है वो इस पूरे ए बी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पी जो पॉइंट है उसके ऊपर एक हिस्सा आ रहा है, एक पार्ट ऊपर बन रहा है और नीचे इसी तरह के दो पार्ट बन रहे हैं। मैं इसको जरा अंदर लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये जो टिक लगे हैं उसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट बी था। एक हिस्सा ऊपर पड़ा हुआ है और नीचे कितने उसी तरह के पड़े हुए हैं, दो हिस्से पड़े हुए हैं। इसका मतलब है जो रेशो है वो कितनी है, 1:2। यहाँ पे ऊपर वाली रेशो, इसको एक नाम दे दिया मैंने, इसलिए कहा था रेशो फार्मूला यूज होगा। एक तरफ की रेशो एम नाम दे दिया, दूसरी तरफ की क्या नाम दे दिया, एन नाम दे दिया। जो आपने फार्मूला पढ़ा था, कुछ याद हो आपको, पोजीशन वेक्टर में मैंने क्या बताया था कि क्रॉस में होता है, जो पहली रेशो होती है उसके साथ दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई होता है और दूसरी रेशो के साथ पहला। पहली रेशो क्या है, m इक्वल टू 1, उसके साथ दूसरा वेक्टर। यहाँ पे पहला वेक्टर कौन सा था, क्वेश्चन में क्या नाम दिया था, ये हमारा पहला वेक्टर था ओ ए कहाँ ड्रा हुआ है, -i+3j यहाँ पे ड्रा हुआ है। ठीक है, इसको मैं आसान अल्फाज में इसको नाम दे देता हूं स्मॉल वेक्टर। ए का ये पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है तो बी बाद में आता है, तो मैंने इसको नाम दे दिया वेक्टर बी का। तो मैं क्या करूंगा, एम आपकी पहली रेशो है, पहली रेशो के साथ दूसरा वेक्टर, इसी तरह दूसरी रेशो के साथ आपका आ जाएगा पहला वेक्टर। ये फार्मूला बनेगा। फार्मूला वो इसी तरह लिखेंगे, एम पहली रेशो और उसके साथ दूसरा वेक्टर क्या है जी, वेक्टर बी। इसलिए मैंने ए बी के नाम दे दिए ताकि आसानी हो, बड़े बड़े वेक्टर के नाम दिए आगे। इसी तरह दूसरी रेशो एन और उसके साथ पहला वेक्टर आ जाएगा ए, डिवाइडेड बाय फार्मूला क्या था, एम प्लस एन। इससे जो आंसर निकलता था, हमने फार्मूला किसका पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर निकलता था। तो ये वही पोजीशन वेक्टर है जो इस पॉइंट पी का निकलेगा, ओ टू पी, ये वही पोजीशन वेक्टर। ठीक होगी बात। तो यहां से जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, डाटा यहाँ पे जस्ट पुट करना है। ये आ जाएगा एम इज 1 into बी वेक्टर क्या है 6i+2j, देन प्लस एन की वैल्यू क्या है, नहीं यहाँ पे लिखी हुई 2। ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्या है -i+3j। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, एम क्या आ गया 1 और प्लस एन क्या आ गया, सॉरी एन की जगह क्या आ जाएगा मेरा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ओपी पहला पोजीशन वेक्टर निकल आएगा। ओपी मल्टीप्लाई किया क्या बना, 6i+2j -2i, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2i+6j डिवाइडेड बाय 2 + 1 + 2 क्या आ गया 3। ठीक है, इसको अब i वाला i के साथ सॉल्व, 6i - 2i कितना बन गया 4i, देन 2
जे प्लस 6j कितना बन गया 8j डिवाइडेड बाय क्या आया 3। इसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा 4i डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 8j डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास कौन सा पोजीशन वेक्टर निकला है ओ पी। इसको ऊपर भी लिख लेते हैं ओ पी। मैंने शुरू में क्या बताया था हम पोजीशन वेक्टर निकाल किस लिए रहे हैं हमने तो पॉइंट निकालना था। तो इसी पोजीशन वेक्टर को पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा पहला ट्राइसेक्टिंग पॉइंट। पॉइंट P क्या आ जाएगा विल बी इक्वल्स टू विल बी यही पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 4,3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज 4/3 एंड 8/3। तो ये आपके पास फिगर में अगर लेबल करूं तो ये मेरे पास पहला ट्राइसेक्टिंग पॉइंट आ गया 4/3 एंड 8/3। तो ये मेरा एक ट्राइसेक्टिंग पॉइंट निकला है। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर मुझे यहां पे फाइंड करना हुआ ओ क्यू तो ओ क्यू के लिए मैं क्या करूंगा यही फिगर हमारी क्या बन जाएगी यही फिगर आपका ओ से क्यू ड्रा होगा वेक्टर। ठीक है ओ से क्यू में ऊपर रेशो क्या आ जाएगी एम की वैल्यू 2 आ जाएगी नीचे रेशो 1 आ जाएगी। ठीक होगी बात। अब इसको एक बार फिगर बेशक ड्रा कर लेते हैं उसी से इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह की फिगर मैं नीचे ड्रा कर रहा हूं और उसमें O2 क्यू में वेक्टर ड्रा करूंगा। सो ये हमारे पास अब फिगर आ गई है ओ क्यू के लिए सारी वही फिगर बनाई है जस्ट मैंने ऊपर क्या कर दिया है M2 लिख दिया है क्योंकि अब मेरे ऊपर दो पार्ट्स आ गए हैं एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है मतलब टोटल दो पार्ट्स ऊपर आ गए हैं और एक पार्ट नीचे रह गया। सो M विल बी इक्वल्स टू 2 एंड N इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे जस्ट ये चेंज होगा फार्मूला भी वही होगा और उसी में ओ पी की बजाय ओ क्यू की वैल्यू निकलेगी। सो सेकेंड पोजिशन वेक्टर मीन्स ओ क्यू विल बी इक्वल्स टू फार्मूला वही है m के साथ पहले रेशो के साथ दूसरा वेक्टर दूसरी रेशो n उसके साथ पहला वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे। m इज 2 यहाँ पे पुट कर दिया 2 इनटू b वेक्टर हमारे पास क्या है 6i प्लस 2j देन प्लस n इज 1 एंड वेक्टर a हमारे पास क्या है वेक्टर a है जी -i प्लस 3j डिवाइडेड बाय m प्लस n सो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया क्या बना 12i प्लस 4j एंड -i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 3 i वाला i के साथ i क्या है 12i और इसमें क्या है -1 है कितना बना 11i 12 -1 11 4 प्लस 3 7i 11i प्लस 7j डिवाइडेड बाय 3 दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा 11/3i प्लस 7/3j। ये मेरे पास क्या आया पोजीशन वेक्टर किसका ओ क्यू का लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी हमने पॉइंट निकालना था तो पॉइंट क्या आ गया सो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट क्यू सेकेंड ट्राइसेक्टिंग पॉइंट विच इज क्यू विल बी हमारे पास दूसरा ट्राइसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया 11/3 एंड 7/3 जो कि यहाँ पे समझो ये 11 बाय आ गया 11/3 और 7/3 सो दिस विल बी अवर सेकेंड ट्राइसेक्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से दोनों ट्राइसेक्टिंग पॉइंट निकालने सिर्फ एक नहीं निकालना। ठीक होगी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड x फाइंड करना है सच दैट पॉइंट्स p q एंड r आर कोलिनियर। तीन पॉइंट्स हैं और तीनों क्या है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा कोलिनियर मीन लाई ऑन सेम लाइन एज ऑन सेम लाइन तीनों क्या है एक ही लाइन में मतलब कि अगर ये P है ये Q है तो R भी ये तीनों एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब ये होता है। ठीक है अगर इसमें लाइन में एक्सटेंड करूं तो दूसरा भी अगला भी इसी पॉइंट में लाइन में आ रहा होगा। इसके दो तरीके हैं एक तो डिस्टेंस फार्मूला है कि आप पी क्यू क्यू आर आर एस तीन डिस्टेंस लो तो दो के डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल होता है इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें स्क्वायर्स आते हैं अंडर रूट आते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो उसकी निस्बत ज्यादा इजी मेथड है स्लोप मेथड कि आपका पी क्यू निकालो क्यू आर निकालो या आर पी निकालो तीनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा।
तीनों बिल्कुल इक्वल स्लोप के साथ होंगे। स्लोप देखो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या यहां से तक जैसे ये जा रहा है आगे इसी तरह कंटिन्यू हो रहा है ना। तो स्लोप तो ऐसे होता है कि अगर ये जा रहा है ऐसे ऊपर हो जाए तो मैं कहूंगा हाँ जी ये तो स्लोप बढ़ गया है, ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो गया। तो स्लोप तीनों का सेम होता है, अगर सारे पॉइंट लाइन में होंगे तो वो तीनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो जस्ट आप फाइंड क्या करो, स्लोप इनके फाइंड करो और स्लोप आपस में इक्वल रख लो। ठीक है, तो स्लोप वन बाय वन फाइंड करता हूं, पहले पी क्यू का निकाल लेता हूं, फिर क्यू आर का निकाल लेता हूं, और भी अगर जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, लेकिन एक वेरिएबल है तो आपका उसी से काम चल जाएगा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप आप इस नाइन्थ में सारी डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्लोप इज इक्वल टू एम, और एम का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप व्हेन एवर पॉइंट्स आर गिवन। अगर आपके पास पॉइंट गिवन होंगे तो फिर आप यही फॉर्मूला लगाओगे, अगर एंगल कोई और चीज गिवन होती, डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट स्लोप का फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है पॉइंट पी क्यू आर, तीन पॉइंट्स गिवन है तो आप यही फार्मूला लगाओगे। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब वन बाय वन अप्लाई करते हैं स्लोप का निकालने के लिए। सबसे पहले पी क्यू पे अप्लाई कर लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, स्मॉल सा नीचे ना पी क्यू लिख देता हूं। अगर मैं पी क्यू पे लगाना है तो पी के कोऑर्डिनेट में रख लेता हूं, ये पहले कोऑर्डिनेट है इसको रख लेता हूं x1 y1, और क्यू के रख लेता हूं x2 y2। ये मेरे पास आ गया पी क्यू का स्लोप। तो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस y1 मतलब x, तो 2 माइनस x डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x1 क्या है, x2 क्या है 3, और x1 कितना है -1, तो 3 माइनस फार्मूले वाला, और x1 की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो वो माइनस माइनस आपस में सॉल्व होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 3 प्लस 1 विच विल बी इक्वल्स टू 4। ये मेरे पास स्लोप निकला है किसका, पी टू क्यू का। अब मैंने यही स्लोप अगर निकालना हो, इसको आप यूं भी कर सकते हो कि स्लोप इसका जो निकाला है इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब किसी और का स्लोप निकालते हैं। अब मैं निकालता हूं क्यू आर का, स्लोप ऑफ क्यू आर। क्यू टू आर का जब आप स्लोप निकालोगे, फार्मूला तो वही है, फार्मूला हमने देखा ऊपर क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब आप जब q और r का लगा रहे हो तो आपका q पहले लिखा हुआ है, q पहले लिखा हुआ है, तो q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके 1 के साथ आ जाएंगे। समझो पहले q लिखा हुआ है x1 y1 हो जाएगा, और फिर r लिखा हुआ है, तो ये अब आपका बन जाएगा x2 y2। ठीक होगी बात। अब आपका q जो है वो 1 1 वाला ट्री हो जाएगा, क्योंकि q पहले लिखा हुआ है और r बाद में लिखा हुआ। ठीक है, तो वैसे आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप एक ही तरतीब रखो ज्यादा बेहतर है। क्यू आर निकालना है तो y2 माइनस y1, y2 क्या है, y2 है जी 3, माइनस y1 क्या है जी 2, y1 क्योंकि अब ये ट्रीट हो रहा है, ये वाला y1 ट्रीट हो रहा है, तो ये आपका क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला लगा रहा हूं, ये फार्मूला लगा रहा हूं, x2 माइनस x1। x2 मतलब इसके कोऑर्डिनेट, x2 क्या है जी 7, माइनस इसका ये क्या है जी x2 माइनस x1 मतलब -3। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बन गया 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। तो ये मेरे पास आ गया है, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का स्लोप ऑफ क्यू आर। पहले किसका निकला था, स्लोप ऑफ पी क्यू। अब आप ये स्टेटमेंट यूज करोगे, क्या स्टेटमेंट, एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, दिस इंप्लाइज दैट, इसकी वजह से स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर। दोनों का स्लोप फिर इसका मतलब आपस में क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का इक्वल रख लेंगे। पहले का क्या निकला था इक्वेशन नंबर 1 से, 2 माइनस एक्स बाय 4 विल बी इक्वल्स टू, दूसरा स्लोप क्या निकला है 1 बाय 4। ठीक है, दोनों तरफ ये से कैंसिल, तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू दिस, तो इसको तो ले जाओ, माइनस एक्स इधर ही रहने दो, 2 उधर जाके माइनस हो गया, 1 माइनस 2 -1, सो माइनस एक्स इज -1 और x का निकल आया 1, सो x इज इक्वल्स टू 1। इसी की हमने
वैल्यू फाइंड कर दी थी। Now in question number 8, find the coordinates of vertex D of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है जिसमें A B C तीनों दिए हुए हैं और हमने D कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले पैरेललोग्राम की तरतीब क्या है, एक चीज यहाँ पे आ रखनी है कि तरतीब बड़ी मैटर करती है। वेक्टर्स जा रहे हैं, वेक्टर्स में शुरू से ही एक चीज हम देखते आ रहे हैं कि वेक्टर्स मीन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन विल मैटर, डायरेक्शन मैटर करेगी। आप ऐसे नहीं है कि ए बी सी डी है और ए बी डी सी लिख लो, वो एक ही बात है, इस तरह से नहीं होगा। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, एक रफ सा पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये आपके पास आ गया ये कोई भी पॉइंट्स के नाम दे दिए, ठीक है, ये आपका आ गया पैरेललोग्राम, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये आपका आ गया पैरेललोग्राम, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ये आपका शेप भी बन गई, ये शेप बन गई, ठीक है। पहली मिस्टेक क्या होती है, आप यहां पे लिखते हो, अगर आप इसको ए रखते हो उसको बी रखते हो तो कभी भी इसको सी नहीं रखोगे आप, ठीक है। आप कैसे चक्कर लगा रहे हो, ए से बी गए हो तो बी से तो डायरेक्ट सी आ ही नहीं सकते, बी से तो पहले आपका यहां जाओगे फिर यहां से इधर आओगे ना। इसीलिए जिस तरतीब से आपका चक्कर बन रहा होगा उसी तरफ नाम दोगे, यही सी डी होगा और यही डी होगा। पूरा साइकिल से हटना नहीं है, ए से राइट पे गए हो, बी से फिर ऊपर जाओगे, फिर लेफ्ट, फिर वापस। और ये जरूरी नहीं है ऐसे चक्कर लगाना, आप ए से या बी पहले इधर लिख लो, बी ऊपर लिख लो, ठीक है, लेकिन फिर बी से ऑनवर्ड आगे ही सी की तरफ जाना है। तो आपने अगर क्लॉकवाइज जा रहे तो क्लॉकवाइज पूरा चक्कर घूमोगे वापस, जब तक वापस उसी पॉइंट पे नहीं आते, या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे तो उस तरफ भी पूरा चक्कर ही घूमोगे, जो नेक्स्ट आएगा उसकी वैल्यू लिखोगे। तो इस लिहाज से मैंने क्या लिख लिया, ए बी सी डी। अब मेरे पास ए क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। ए हमारे पास गिवन है -3 0, ठीक है। इसी तरह बी भी गिवन है, उसका रख लेता हूँ 1 -2। फिक्र से वेक्टर्स इजी हो जाते हैं, समझ आ जाती है। क्या आ गया, सी इज 5 0, डी इज अननोन, सो डी वी विल सपोज दैट डी इज x, y। ये हमने फाइंड करना था। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि डी x, y फोर्थ कोऑर्डिनेट, दैट कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड दैट, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, अब एक चीज अगर आप देखो तो सिंपल सा तरीका है, वेक्टर्स के जरिए सबसे इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके 2-3 मेथड है, इसको भी करने के, ये आपका स्लोप से भी हो जाता है, ए बी का स्लोप और डी सी का स्लोप दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डिस्टेंस फार्मूले से भी हो जाता है कि ए बी का डिस्टेंस और डी सी का डिस्टेंस वो भी इक्वल है, और वेक्टर से भी हो जाता है कि ए बी और डी सी वेक्टर भी इक्वल है तो उससे भी हो जाता है। सबसे शॉर्टेस्ट वे जो है ना वो वेक्टर वाला है। लेकिन अगली मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, स्टूडेंट की, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख देते हैं। गौर से देखो, ए बी का मतलब है वेक्टर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, और सी डी जो आप बोल रहे हो, सी डी तो आपका सी से डी की तरफ आएगा तो वेक्टर तो लेफ्ट साइड पे चला गया, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये तो ऑपोजिट साइड्स पे है। समझ आ रही बात। तो आपने यहां पे क्या रखना है कि ए बी वेक्टर किसके इक्वल रखोगे, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर डी सी, ठीक होगी बात। फ्रॉम फिगर से आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि आपका वेक्टर ए बी फ्रॉम फिगर, वी कैन से दैट फिगर इंप्लाइज दैट ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू डी सी। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी बताती है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये दो इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों की जस्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा और वहां से मैं आंसर निकालूंगा। और ये ए बी और डी सी की इक्वल रखना जरूरी नहीं है। देखो अगर आप ए डी रखते हो, ए डी क्या है, ए से डी की तरफ, तो ए डी भी हमें नजर आ रहा है किसके इक्वल है, बी टू सी, ये दो बी को रख सकते हैं, वहां से भी आपकी वैल्यू निकल आ सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी आप दोनों ही को रख लो। अब जो हमने पहली एक्सरसाइज में बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर आपने ए बी वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स गिवन हो तो जस्ट आप नेक्स्ट वेक्टर माइनस प्रीवियस वेक्टर कर देते हो। मतलब कि बी में से क्या माइनस कर देते हो, जस्ट ए माइनस कर देते हो। और उसको रिप्रेजेंट कैसे लिखते करते हो, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए का मतलब होता है, ओ सिर्फ आपका ओरिजिन की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, इसकी वैल्यू 0 0 होती है। वैल्यू आपकी जो काउंट होती है वो सिर्फ बी की काउंट होगी, या ओ ए लिखा हुआ है तो ए की काउंट होगी,
ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा, दूसरे से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए। इसी तरह डी सी है, तो डी सी कैसे लिखा जा सकता है, डी सी कैन बी रिटन एज ओ सी माइनस ओ डी। सी में से क्या माइनस कर देना है, डी कोऑर्डिनेट माइनस कर देना है। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ओ बी क्या है हमारे पास, ओ बी हमारे पास था जी 1, -2 माइनस ये हमारे पास ओ बी मैंने क्या बताया कि ओ सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए वेक्टर आपका बी ही यूज होगा। ओ ए की वैल्यू क्या गिवन है, ये भी ऊपर गिवन है, क्या गिवन है जी, -3, 0 इज इक्वल्स टू ओ सी का मतलब सी कोऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू क्या है, सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू है जी हमारे पास 5, 0 एंड माइनस ओ डी में हम डी वाला लिख लेंगे। डी के हमने क्या सपोज किया है, डी हमने फिलहाल सपोज किया है x, y। अब इसमें एक बात गौर करने वाली क्या थी, अगर आप गौर से देखो तो मैंने ब्रैकेट भी चेंज कर दिए। ब्रैकेट भी आपकी सिंपल पैरेंथेसिस जो थी, ऐसे कर्व ब्रैकेट से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास वो ए जो था वो पॉइंट था। नीचे हमारे पास क्या है, ओ ए इज अ वेक्टर, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में स्क्वायर ब्रैकेट आती है। समझा की बात, ये तीसरी मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं। साथ साथ इसलिए मेंशन करता हूं कि ये वो मिस्टेक्स होती हैं जो कॉमन मिस्टेक्स होती है। मतलब अगर मैंने क्लास में टेस्ट दिया हुआ है, अगर 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों में से आपका 5-7 की एक जैसी जो गलती होती है, जो कॉमन मिस्टेक होती है, वो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि ये जो मिस्टेक होती है मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, इन दो को माइनस कर देंगे, माइनस बिल्कुल आसान है, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स माइनस हो गए। एक्स मतलब ये इसका क्या है 1 और इसका क्या है ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स माइनस होगा, क्या बना 1 माइनस ये वाला बीच वाला लिखा है, ये जो बीच में लिखा है ना ये वाला लिखा है 1 माइनस, और फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या है -3, फिर कोमा, ये मैंने एक्स वाला सारा इकट्ठा कर लिया, वाई वाला इकट्ठा, वाई वाला क्या है जी -2, फिर फार्मूले वाला माइनस ये बीच वाला, और फिर 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। राइट साइड सॉल्व कर दो, वो क्या बनेगी, एक्स कोऑर्डिनेट 5, बीच वाला माइनस, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इज 0 माइनस, और उसका y कोऑर्डिनेट -y। दोनों को सिंप्लीफाई करो और फिर कंपेयर कर लेंगे। 1 -3 -3 मतलब +3 हो गया, +3 1 +3 कितना आ गया 4 इज इक्वल टू -2 -0 इज -2 विल बी इक्वल टू लेफ्ट राइट साइड क्या बना 5 - x विल बी एज इट इज इक्वल टू -y। यहां तक आ गया। अब आप जस्ट दोनों साइड कंपेयर कर लोगे, x कोऑर्डिनेट x से बाय कंपेयरिंग, दोनों की कंपेयरिंग करोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या है लेफ्ट साइड पे 4 विल बी इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 5 - x। तो यहां से वैल्यू निकल आएगी x की, x को इधर ले जाओ, x राइट लेफ्ट पे आ गया, 5 इधर आके 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास निकल आया x कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या है -2, इसका y कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है -y। ये दोनों आपस में इक्वल, तो y क्या निकल आया इक्वल्स टू 2। ये मेरा आ गया y। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था d वर्टेक्स, सो वर्टेक्स d यही रखा था, सो दिस इंप्लाइज दैट वर्टेक्स d विल बी इक्वल्स टू क्या था xy था ना, और xy क्या निकला x इज 1 एंड y इज 2 इज द रिक्वायर्ड वर्टेक्स। एग्जैक्टली इसी तरह आप करोगे क्वेश्चन नंबर 9 भी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम यही इक्वेशन बनी हुई है, उसमें तो इवन इक्वेशन भी बनी है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, 3 वर्टेक्स दिए हुए और एक आपने फाइंड करना है, तो वो आपने इसी को एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट, मतलब यही इसी को फॉलो करके आपने वो सॉल्व करना है एज एन असाइनमेंट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।